सब खराब। वो बोली कि अम्मी हम धर्म और जाति, क्या चलो वहाँ इस्लामिया क्या होता है। तीसरा किरदार है मोहम्मद कैफ जो गिरफ्तार किया जा चुका है, और चौथा किरदार है ताज जो अब तक फरार है। प्रयागराज के पास फूलपुर के इसी घर में रहने वाली दरक्षा बानो पर जो आरोप लगे, उसने एक बहुत बड़ी चिंता पैदा करने वाली खबर दी। खबर है कि यूपी से दलित लड़की को पैसे का लालच देकर केरल ले जाया गया। उत्तर प्रदेश से नाबालिग दलित लड़की को केरल ले जाकर धर्मांतरण कराने के लिए ब्रेन वॉश किया गया। दावा है कि उत्तर प्रदेश से बहलाकर ले जाई गई नाबालिग लड़की को केरल में जिहाद की ट्रेनिंग तक आगे दी जानी थी। कोटेदार की बेटी की शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूलपुर आए, कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी। दरक्षा बोली क्यों रो रही है, और इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच बीच में बात करते गई। उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में ले गई। मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी, घबरा के भाग आई। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुँचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने। उसके बाद ले गई दिल्ली पहुँच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था। वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की को। आरोपों के मुताबिक 8 मई को दरक्षा बानो अपने साथ नाबालिग दलित लड़की को फूलपुर से पहले प्रयागराज लाती है, फिर वहां से दोनों दिल्ली तक जाते हैं और फिर दिल्ली से केरल के त्रिशूर पहुंचते हैं। त्रिशूर में दलित लड़की के मुताबिक एक कमरे में बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग बैठे थे जो आतंक और जिहाद की बातें कर रहे थे, जिनसे बचकर वो भागी और फिर किसी तरह पुलिस की मदद से वापस प्रयागराज लाई गई। आरोप लगाया गया है कि केरल में दरक्षा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरक्षा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। क्या चलो वहाँ इस्लामिया क्या होता है वो करेंगे, वहाँ पैसा भी मिलेगा, इसी भुलौना में लिया के उसको गई है। धर्मांतरण के नाम पर पैसा मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, तमाम वादे, तमाम झूठे वादे कर यहाँ से एक हंसती खेलती बच्ची को इस परिवार से उसकी आर्थिक हालातों का फायदा उठाते हुए यहाँ से ले जाया गया। अब सवाल है कि नाबालिग दलित लड़की की तरह क्या और भी बच्चियों को उत्तर प्रदेश से केरल धर्मांतरण के लिए ले जाया गया? सवाल है कि नाबालिग दलित लड़की को त्रिशूर से आगे फिर कहां ले जाना था? सवालों का जवाब मोहम्मद कैफ और दरक्षा बानो दे सकते हैं, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन अभी ताज मोहम्मद नाम का शख्स फरार है। ये वो ताज मोहम्मद है जिससे दरक्षा लगातार प्रयागराज जंक्शन से दिल्ली और दिल्ली से त्रिशूर स्टेशन पहुंचने तक बात कर रही थी, फोन पर बता रही थी कि वो केरल पहुंच रही है। यानी ताज मोहम्मद उस कैंप की कड़ी हो सकता है जहां पर नाबालिग लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराने के बाद जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। फिलहाल प्रयागराज पुलिस का दावा है कि यह तो एक कड़ी हाथ में आई है, अभी
केरल मॉड्यूल के इस जिहादी कनेक्शन का पूरा ताना बाना सामने आना बाकी है। जो ये मामला अब आगे बढ़ेगा, तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी धर्मांतरण के मुद्दे पर दलित बनाम मुस्लिम की राजनीति तेज होती जाएगी। संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, फूलपुर, आज तक। जो आरोपी लड़की है दरख्शां, उसी गांव की रहने वाली है जहां नाबालिग दलित रहती थी। सवाल है कि क्या ये लोग और भी ग्रामीण दलित पिछड़ी लड़कियों को फंसाकर केरल ले गए थे? इसी सवाल से जुड़ी बड़ी खबर आई है। आज तक से बातचीत में प्रयागराज के गंगानगर डीसीपी कुलदीप सिंह ने बताया है कि ताज मोहम्मद नाम का आरोपी जो केरल में रहता है, वो लगातार आरोपी दरख्शां के संपर्क में था। दावा है कि और भी दलित बच्चियों को पैसा देकर फंसाया जा सकता है। पुलिस इसी से जुड़े लिंक पर काम कर रही है। ताज मोहम्मद नाम के व्यक्ति का जो जिक्र किया है, लड़की ने बताया था कि वो केरल में रहता था और उससे दरख्शां बानो लगातार संपर्क में रहती थी और ये इनका जो कनेक्शन है, इसके एस्टैब्लिश या क्या उसके लिंक्स हैं, वो हम अभी उसको वर्कआउट कर रहे हैं। जैसा कि लड़की ने कहा, उसने बताया कि वहाँ पे जो उससे संदिग्ध लोग मिले थे, उन्होंने उसको बताया कि इस तरीके से वो और भी देश के गरीब और दलित लड़कियों को लाके वहाँ पर पैसा देते हैं और इस तरह की चीज़ें उसने बताई हैं। तो ये अभी इस चीज़ को हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एक लिंक्स हैं, उसको हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद कंक्लूसिवली ये कहा जा सकता है। प्रयागराज के गंगानगर डीसीपी से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने बातचीत की है। ये पूरा मामला हमें समझना होगा। ये यूपी ब्यूरो की तरफ से, हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है और समर्थ, इस बात को समझने के लिए जरूरी है ये भी समझ पाना कि कितनी गुंजाइश लग रही है कि ये पैमाना बहुत बड़ा हो सकता है। केवल एक बच्ची की बात नहीं, मुमकिन है कि और आशंका है बड़ी कि और भी लोग इसमें हो सकते हैं और भी लोगों को बरगलाने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल श्वेता, जब इस घटना के तथ्य सामने आए तो वो बहुत डराने वाले और चौंकाने वाले थे। केरला डायरी जैसी घटनाएं प्रतीत होती रही और जब ग्राउंड पर यहाँ पहुँचते हैं तो हालात वैसे ही समझ में आते हैं कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये नेक्सस कितना बड़ा है। ये घटना तो चलिए सामने आ गई, ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो वहां होंगी। जब परिवार से बातचीत की तो परिवार ने ये कहा कि जो लड़की है, नाबालिग दलित लड़की, उसने ये तक कहा कि वो किसी जगह पर जब गई तो वहां देखा कि कुछ लोग थे संदिग्ध और वहां कुछ और कम उम्र की लड़कियां वहां मौजूद थीं। तो आखिर ऐसा क्या है केरल में, ऐसी क्या घटनाएं हो रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर किस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है जो मोडस ऑपरेंडी पुलिस भी जिस पर काम कर रही है कि ये जो भी नेक्सस जो भी ग्रुप है वो गरीब लड़कियों को टारगेट कर रहा है, दलित लड़कियों को टारगेट कर रहा है और ब्रेन वॉश कर, और खासकर कम उम्र की लड़कियों को टारगेट कर रहा है, जिनको आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सके और फिर वो उनका इस्तेमाल कर सके। किस तरह इस्तेमाल होगा, आतंकी कनेक्शन को लेकर पुलिस डिनाई नहीं कर रही है। जब डीसीपी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि हम अभी आतंकी नेक्सस को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि केरला से आखिर कहां ले जाने की कोशिश थी, किस देश में ले जाने की कोशिश थी और आखिर धर्मांतरण का इतना दबाव लगातार क्यों बनाया जा रहा था। ठीक है, लड़की नाबालिग है, वो ब्रेन वॉश हो गई, लेकिन उसके बाद लगभग आप समझिए 1-1.5 महीना वो वहां रही है। 8 मई को जो है जब गायब हुई लड़की, जो सामने बानो का परिवार है, उसके माता पिता ने यहाँ पर कहा आकर कि घूमने गए होंगे बच्चे, 2 दिन में आ जाएंगे। पर परिवार को जब शक हुआ तो पुलिस कंप्लेंट कराने पहुंचे, लगभग 1 महीना हो गया। आप समझिए उसके बाद जब सही बात है, किस्मत थी कि वो बच्ची वापस आई और उसकी तरफ से इन बातों के बाद समर्थ, जैसा आप बता रहे हैं कि आगे जांच भी। बहुत शुक्रिया समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपने देखी, उनकी बातें आपने सुनी और वाकई ये बहुत दहलाने वाली चीज है कि एक नाबालिग बच्ची को इस तरीके से बरगलाया गया, ले जाया गया और किस्मत से अब ये बात सामने है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि कहीं और मामले तो नहीं है ऐसे। दलित बेटी के धर्मांतरण और जिहादी बनाने के दावे से जुड़ी इस खबर पर जल्द आपको और भी राजनीति उत्तर प्रदेश में होती नजर आएगी, जब दलितों को सावधान करती सियासत शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में भले विधानसभा चुनाव अभी होने में 21 महीने लगभग बाकी हैं, लेकिन अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं। उससे पहले 25 में 26 और 27 दोनों की बिसात बिछाई जा रही है। मोहरा फिर वही जातियां हैं। जहां इटावा में यादव कथावाचक के अपमान के बाद शुरू हुई राजनीति में अब अमीर कथावाचक और गरीब कथावाचक का एंगल आ गया है।
अखिलेश यादव के निशाने पर बाबा बागेश्वर। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। आप पता करवा लीजिए अंडरटेकिंग